नमस्ते जी, मैं हरप्रीत कौर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। बहुत ही आज विशेष कार्यक्रम है, विशेष दिन है। हर साल प्रचार प्रसार के लिए 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा पर हमें गर्व करना चाहिए और किस तरह हिंदी जो है हमारे लिए एक प्रेरणा है। हमें ये दिन जो है 14 सितंबर का दिन ही नहीं, हर दिन हिंदी को लिखने, पढ़ने, बोलने और हिंदी को समझने का, हिंदी का प्रचार करने के लिए ये दिन हमें प्रेरित करता है। लेकिन हिंदी को यहाँ तक आते आते, आज की हिंदी को आते आते इसका एक बहुत लंबा सफ़र रहा है और इस सफ़र में ये जो इसका जीवन काल रहा है हिंदी भाषा का, इसमें आर्य समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। महर्षि दयानंद जी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज आप और हम जब हिंदी बोलते हैं, हिंदी लिखते हैं और हिंदी का साहित्य पढ़ते हैं या हिंदी की बात करते हैं या ये महसूस करते हैं कि कोई बाहर से आकर हिंदी सीखना चाहता है या विदेश में जाते हैं, तो गर्व महसूस होता है कि सब हिंदी बोल रहे हैं आपस में और हमारी भाषा को वो सम्मान मिल रहा है। तो उसका एक बहुत बड़ा श्रेय जो है वो आर्य समाज को जाता है। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आर्य समाज के योगदान से जुड़ी, महर्षि जी से जुड़ी और हिंदी भाषा के गौरवान्वित जो इतिहास है उससे जुड़ी आज हम जानेंगे। हमारे साथ विशेष मेहमान हैं, मैं उनका स्वागत करना चाहूँगी। आर्य रविदेव गुप्त जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आर्य रविदेव जी, आप वैदिक विद्वान हैं और साथ में प्रधान है दक्षिण दिल्ली वेद प्रचार मंडल के, और भी बहुत सारी जो सीनियर पोस्ट है उन पर ये अपने कार्य कर रहे हैं और बहुत ही सेवाएं दे रहे हैं। कई सालों से आर्य समाज में सेवाएं दे रहे हैं। आर्य रविदेव जी, अगर महर्षि दयानंद जी की बात करते हैं, आर्य समाज की बात करते हैं, तो उन्होंने अपने जीवन काल के कई अनमोल साल जो हैं वो दिए हैं हिंदी के लिए। स्वभाषा के, स्वराज्य की अगर वो बात करते थे तो स्वराज्य के साथ स्वभाषा का उन्होंने एक प्रचार प्रसार किया। एक भारतीयों में भारतीयता जगाने के लिए उन्होंने सबसे पहले हिंदी भाषा को एक सेतु की तरह कहेंगे जोड़ा है। तो मैं चाहूँगी कि आप सबसे पहले यही बताएं कि जो स्वतंत्रता से पहले हिंदी और अब की हिंदी, इसमें एक बहुत लंबा सफ़र है। इसमें ये कह सकते हैं कि जो भाषा है वो अनुवाद का नहीं, संवाद की होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए आर्य समाज ने बहुत बड़ा योगदान दिया है जो आज हम ये हिंदी में संवाद कर पा रहे हैं। तो मैं चाहूँगी उस पर ज़रूर प्रकाश डालें। सबसे पहले मैं हरप्रीत जी आपका अभिनंदन करता हूँ और इसके बाद जितने भी इस कार्यक्रम के हमारे दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनका इस पावन दिवस पर, जिसको हम हिंदी दिवस के रूप में मना रहे हैं, सभी का अभिनंदन करता हूँ। ये एक बड़ी विचित्र सी बात है कि भारतवर्ष के अंदर, जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, उस हिंदुस्तान के अंदर भी एक वर्ष के एक दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी विचित्र बात का अभिनंदन कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमको ये समझना आवश्यक है कि जब इस देश का नाम हिंदुस्तान है, इस देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू कहलाता है। इस भारत भूखंड में जो संस्कृति प्रतिष्ठित हुई है उसको हिंदू संस्कृति बोलते हैं। तो फिर यहाँ पर जो एक भाषा जिसने जन्म लिया है और वो सर्व जन के लिए सामान्य भाषा हिंदी है, उसको उस प्रकार से कोई नहीं देखता कि जिस प्रकार से अपनी कोई निज जननी को, अपनी माता को देखता। ये एक बड़ी विचित्र विडंबना है। पर चलिए, जैसी भी परिस्थिति है, वर्ष में एक बार हम 14 सितंबर को केवल इसलिए मनाते हैं हिंदी दिवस कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद संविधान सभा ने 1949 में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का एक मन में निश्चय किया और कहा कि ये देश की आधिकारिक भाषा रहेगी। आधिकारिक भाषा का अर्थ है राजभाषा। और इसी में एक बड़ा विचित्र है, हम भारत के अंदर में तो इसको हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाते हैं और सारे विश्व के अंदर इसी दिन को 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी।
आपने ये पूछा कि स्वतंत्रता से पहले हिंदी की क्या परिस्थितियां थी और आर्य समाज के प्रणेता संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस हिंदी के विषय में क्या कुछ अपना योगदान दिया। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जब तक हम स्वतंत्र नहीं हुए थे तो हिंदी को लेकर किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं होता था। उस समय जितने भी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे वो इस हिंदी को सम्मान इस सीमा तक देते थे कि इसको राष्ट्रभाषा की संज्ञा देते थे। ये देश का दुर्भाग्य है कि जैसे ही हम स्वतंत्र हुए, हमारा अपना राज्य हुआ, तो ये ही भाषा राजनीति का शिकार हो गई। तो राष्ट्रभाषा को राजभाषा का अधिकार मिलने के लिए भी इतना भयंकर षड्यंत्र हुआ कि उसको संघर्ष करते हुए भी आज भी अपने देश के अंदर वो स्थान नहीं मिला है जिस स्थान के वो अधिकारी है। आज तो स्थिति यह है कि ये ही अपने देश के अंदर में, इस स्वतंत्र देश में द्वितीय श्रेणी की भाषा बन के रह गई। ऋषि दयानंद ने, हम सब जानते हैं, ऋषि दयानंद गुजरात के रहने वाले थे। गुजराती भाषा के अंदर में उनकी बचपन में शिक्षा दीक्षा हुई। बाद में संस्कृत में इतने पारंगत हुए कि वो अपना सारा का सारा कार्यकलाप और व्यवहार संस्कृत भाषा में करते थे, उसी में लिखते थे, उसी में बोलते थे। जन सामान्य की ऐसी अपेक्षा उनसे हुई कि आप जो भाषा बोलते हैं ये केवल अभिजात्य वर्ग तक सीमित रह जाती है, तो स्वामी जी कुछ ऐसा कीजिए कि जन जन तक आपकी पहुंच हो, हिंदी भाषा में बोलने का आप हम पर कृपा कीजिए। ये ऋषि दयानंद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि उन्होंने अपने उसी जीवन काल में संस्कृत भाषा को छोड़ के हिंदी भाषा को इतना हृदयंगम किया कि उसी के अंदर में उन्होंने अपने व्याख्यान देने आरंभ कर दिए। उसका परिणाम क्या हुआ कि पहले उनके व्याख्यान कुछ लोगों तक सीमित रहते थे, फिर वही व्याख्यान के अंदर हजारों लोगों की भीड़ होने लगी और जो वैदिक मान्यताएं हैं वो ऋषि दयानंद के माध्यम से जन जन तक जाने लगी। उसके बाद में ऋषि ने जितने भी ग्रंथ लिखे अपने, वो सब हिंदी भाषा में लिखे, जिसको वो देव भाषा बोलते हैं। आर्य समाज ने उन्हीं का अनुकरण करते हुए बाद में जितने भी परिवर्ती हमारे समाज के सदस्य हुए हैं और सन्यासी हुए हैं, अन्य अन्य अधिकारी हुए हैं, उन्होंने हजारों पुस्तकें, हजारों क्या बल्कि लाखों की संख्या में पुस्तकें हिंदी भाषा में लिखी। इसके अतिरिक्त जितनी भी हमारे यहाँ मैगजीन निकलती थी, पत्रिकाएं निकलती थी, वो सारी की सारी हिंदी भाषा में छपनी आरंभ हो गई। और एक ऐसी विचित्र घटना है कि स्वामी श्रद्धानंद जी एक उर्दू के अंदर पत्रिका निकालते थे, सद्धर्म प्रचार। उनके अंदर में एक ऐसी प्रेरणा जगी कि उन्होंने एक दिन मन में संकल्प लिया और रातों रात में उस सद्धर्म प्रचार उर्दू की पत्रिका को हिंदी की पत्रिका के अंदर परिवर्तित कर दिया। यद्यपि उनको उसके लिए काफ़ी आर्थिक हानि भी उठानी पड़ी, लेकिन उनका संकल्प इतना दृढ़ था और हिंदी भाषा के प्रति अपने कर्तव्य को समझते हुए उन्होंने उस कार्य को किया। तो आर्य समाज का इसके अंदर में जितना योगदान है, उस योगदान को तो बहुत कम लोग आंकने की परिस्थिति में हैं। आर्य जी, बहुत सारे चुनौतियां होंगी उस वक्त भी, क्योंकि बहुत आसान नहीं था। अगर आप जिस समय की बात कर रहे हैं, फारसी, उर्दू, अंग्रेज़ी इसका बोलबाला था और बहुत चुनौतियां रही होंगी। देखिए, चुनौतियां इतनी सीमा तक थी कि अंततः आर्य समाज को एक नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना करनी पड़ी। और जिस प्रकार से समाज जानता है कि ऋषि दयानंद एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने इस भारतवर्ष के अंदर स्वराज का सबसे पहले उद्घोष किया, तो जब उन्होंने स्वराज का उद्घोष किया तो फिर स्वभाषा के बारे में भी उनका आग्रह कोई बहुत कम नहीं था। और उन्होंने एक बार ये तक भी कहा किसी एक सभा के अंदर कि भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति यदि हिंदी भाषा से अनभिज्ञता प्रकट करता है तो वो उसके लिए गर्व की नहीं बल्कि लज्जा की बात है। इस सीमा तक ये है कि भारतवर्ष के अंदर जन्म लेने वाले हर व्यक्ति, उसकी मातृभाषा हिंदी है। कोई पूछे कि मातृभाषा क्या होती है, हर व्यक्ति की मातृभाषा बंधुओं वह होती है जिस भाषा के अंदर उसके जन्म लेते ही उसकी जननी माँ ने उससे पहली बार वार्तालाप किया हो
वो उस शिशु की मातृभाषा हो। जैसे मान लीजिए यूरोप में कोई जर्मन देश के अंदर में जन्म लेगा तो वहाँ की माता स्वतः जिस स्वाभाविक है जिस भाषा में बात करेगी वो जर्मन होगी। इटली में जन्म ले रहा है तो वो इटालियन होगी। तो भारत में जन्म ले रहा है, हिंदुस्तान में जन्म ले रहा है, तो वहाँ पे माँ अपने पुत्र से, अपनी संतान से जिस भाषा में पहली बार वार्तालाप करती है वो उसकी मातृभाषा है, वो स्वाभाविक है हिंदी है। तो हिंदी इस देश की प्रकृति है और हिंदी के माध्यम से ही ये प्रकृति संस्कृति के अंदर परिवर्तित हुई। लेकिन जब से हम लोगों ने अंग्रेज़ों की दास्ता के कारण अंग्रेजी भाषा को वरीयता देनी आरंभ की तो समझ लीजिए संस्कृति से प्रकृति बिगड़ी और प्रकृति से आज विकृति हो गई। आर्य रविदेव जी, जैसे अभी आपने कहा कि बहुत सारी मातृभाषाएं, भारत की ये विशेषता है कि अनेकता में एकता है। ये भाषाएं और बहुत सारी ये जो हमारे आज भी मतलब अगर कहें स्वतंत्रता के बाद भी जब हमारा संविधान है हमारे पास, लोकतंत्र है हमारे पास, लेकिन तब बहुत ज़्यादा मुश्किलें थी जब कोई गुजराती और मद्रासी और बंगाली और उसमें बोलता था। ऐसे में हिंदी को उसका वर्चस्व जो स्थापित करना, जो कि आज भी एक कठिन है, तो कैसे आर्य समाज और महर्षि जी ने उन चुनौतियों को, उनके भक्तों ने चुनौतियों को पार किया? देखिए, इस विषय के अंदर मैं जितना हम लोगों को जानकारी है उससे ज़्यादा भ्रांति है। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो किसी धर्म विशेष के साथ नहीं जुड़ती, ये किसी प्रदेश के साथ भी नहीं जुड़ती। इस देश की जो स्वाभाविक भाषा है, क्योंकि ये देश ही हिंदुओं का है, तो इस देश के अंदर में जो भी व्यक्ति कहीं तमिलनाडु में रहता है, केरल में रहता है, आंध्र में रहता है, वो दक्षिण में रहता है या उत्तर में रहता है, उसकी स्वाभाविक भाषा तो हिंदी है। इसके अतिरिक्त उसकी प्रादेशिक भाषाएं हैं वो भी समृद्ध हैं। तो ये तो कह सकते हैं कि प्रादेशिक भाषा जो है वो उसकी मातृभाषा हो सकती है, लेकिन अगर देखा जाए तो हिंदी एक अपने आप में एक इतना व्यापक शब्द है कि इस देश के अंदर जन्म लेने वाली किसी भी प्रदेश में जो भी भाषा हो वो हिंदी के अंतर्गत ही आती है। जिस प्रकार से हम यहाँ पर हर व्यक्ति की नागरिकता को हिंदू शब्द के साथ में संबद्ध करते हैं, तो ऐसे यहाँ पर हर व्यक्ति की जो भाषा है हम उसको हिंदी के अंतर्गत लाते हैं। हिंदी कोई संज्ञा नहीं है, हिंदी तो एक विशेषण है। विशेषण का अर्थ क्या है कि इस देश के अंदर जन्म लेने वाला हर व्यक्ति स्वभाव से हिंदू है और उसकी जो भी भाषा है वो तमिल भी हो सकती है, वो कोई भी और अन्य भाषा हो। जी, तो रविदेव जी, अगर हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी लिखित रूप में क्या कैसे कह सकते हैं कब से आई है? क्योंकि अगर लिखित इतिहास बताता है कि सनातन धर्म में ऋग्वेद से जो लिखित संस्कृत थी, उसके बाद से मैं चाहूँगी आप हिंदी के सफ़र पे थोड़ा सा ज़रूर बताएं। देखिए, संस्कृत जो भाषा है उसको देव भाषा कहा है और जो ये हमारी हिंदी है इसको देवनागरी भाषा कहा। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब हम संस्कृत का सरलीकरण करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसका पहला स्वरूप हिंदी होता है। उसके बाद हम किसी भी अन्य भाषाओं के साथ में उसको जोड़ भी सकते हैं और अन्य बहुत सी भाषाओं के शब्दों को हिंदी के अंदर में सम्मिलित भी कर सकते हैं। तो इस देश के अंदर जन्म लेने वाली जितनी भी भाषाएं हैं जो मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूँ, उनको हम हिंदी की एक प्रकार से विशेषण देते हैं क्योंकि उन्होंने इस हिंद के अंदर जन्म लिया। इन मूलभूत सिद्धांतों को जब तक लोग नहीं समझेंगे तो ये समझते हैं कि ये हिंदी एक किसी धर्म विशेष की भाषा है। हमारे देश के अंदर में ईसाई भी रहते हैं, हमारे देश के अंदर में मुसलमान भी रहते हैं, अन्य भी हिंदू ही धर्म के अंतर्गत अनेक पंथ जो विकसित हुए हैं उनकी अपनी अपनी भाषाएं भी विकसित हुई हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हम सब लोग जो हैं
इस देश के अंदर जन्मना हिंदू हैं और हम सबकी संवाद की भाषा जिसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट लैंग्वेज वो हिंदी है। आज क्या स्थिति है, आप दक्षिण भारत के अंदर जाइए, उनके अंदर में एक स्वाभाविक रूप से प्रवृत्ति होगी हिंदी का विरोध करना है। क्या कोई एक भी व्यक्ति दक्षिण भारत में ऐसा है कि जो हिंदी को नहीं समझता है? हर व्यक्ति समझता है। वो हिंदी को भले ही बोल ना पाए लेकिन समझता अवश्य है। इसलिए इस देश के अंदर में, इस आर्यावर्त देश के अंदर, इस भूखंड में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदी को समझता तो है। अगर बोलने की उसमें सामर्थ्य किसी कारण से नहीं हुई है तो वो उसकी अपनी कहीं प्रमाद की बात है। और फिर हमने क्या देखा, लोग जब अपनी ही आजीविका के लिए अन्य दूसरे प्रदेश में जाना शुरू करते हैं, जैसे दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत में जब भी अपनी आजीविका के लिए आते हैं किसी नौकरी में या व्यापार के लिए, तो क्या वो हिंदी भाषा के अंदर में पारंगत नहीं हो जाते? आवश्यकता के अनुसार वो हिंदी सीख लेते हैं। तो प्रश्न क्या हुआ कि हिंदी तो एक ऐसी भाषा है कि उसके बिना भारतवर्ष में रहने वाला व्यक्ति परस्पर संवाद कर ही नहीं सकता। तो हिंदी तो जानना हर एक के हित में है। इसके बारे में दुराग्रह रखना ये मुझको लगता है कि ये स्वाभाविक नहीं है, ये केवल एक अस्वाभाविक प्रक्रिया है और जिसके लिए दोषी हमारा जन सामान्य नहीं है, हमारे वो राजनेता हैं जो राजनीति करने के कारण लोगों को भाषा के आधार पर बांटते हैं। जी रविदेव गुप्त जी, अगर आर्य समाज के योगदान की हम बात करते हैं हिंदी भाषा के आंदोलन में तो महत्वपूर्ण योगदान है और बहुत बड़ा इतिहास है। बहुत सारे क्रांतिकारी थे और बहुत सारे लेखक थे, लेकिन उस समय जो ये भाषा थी वो एक साहित्य की और पत्रकारिता की भाषा बन के रह गई थी। और आज भी ये कई लोगों का दृष्टिकोण रहता है कि हिंदी साहित्य हिंदी लेखकों का काम है, हमारा काम नहीं है ये। आज भी वो अंग्रेजी का माध्यम और हावी पड़ जाता है कहीं हिंदी पर। देखिए, इस विषय में भी बहुत भ्रांति है। मैं एक बात बड़ी सुंदर स्पष्ट करना चाहता हूँ। इस दुनिया के अंदर भारतवर्ष एकमात्र देश नहीं है। इस दुनिया के अंदर में तो लगभग 150 या कितने 200 देशों की संख्या। हम सारे देशों का अगर एक प्रकार से अवलोकन करें, कुछ ही देश हैं जहाँ पर ये अंग्रेजी बोलचाल की भाषा है। सामान्यतः ये समझिए केवल 25% इस प्रकार के देश हैं जो अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है, अंग्रेजी भाषा का मतलब अंग्रेजों की भाषा। कहाँ से आरंभ हुआ? इंग्लैंड से। इंग्लैंड के साथ पूरा यूरोप है, उसके साथ फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, आज भी स्पेन है। आज भी इन किसी भी देशों के अंदर जो अंग्रेज़ों के बिल्कुल साथ में लगे हुए हैं इंग्लैंड के, उनके अंदर में अंग्रेजी नहीं बोली जाती है। अंग्रेजी कहाँ बोली जाती है? केवल उन देशों में बोली जाती है जिन देशों के ऊपर में अंग्रेज़ों का कभी राजनीतिक रूप से प्रभुत्व रहा, वर्चस्व रहा। तो ये एक प्रकार से दास्ता का एक रोग है। और हमारा भारत भी अपवाद नहीं है, क्योंकि हम कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में रहे हैं और अंग्रेज़ों के गुलाम भी रहे हैं। तो उस गुलामी का चिन्ह केवल उन देशों में मिलता है जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों का अपना राज्य रहा है। तो एक प्रकार से अंग्रेजी के अंदर में गर्व का अनुभव करना ये एक दास्ता का बहुत बड़ा चिन्ह है, जिसके कारण हमारा देश भी बहुत रोगी प्रतीत होता है। मैं हिंदी भाषा के बारे में कुछ आपको अपनी ओर से भाषा की समृद्धता क्या है उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जी देखिए, हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसके अंदर में अपने मूल शब्द लगभग 60 लाख हैं। और इसका जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि 60 लाख का महत्व क्या है। अंग्रेजी भाषा जिसका हम वर्चस्व अनुभव करते हैं, उसके अंदर मूल शब्द केवल 60,000 हैं और हिंदी के अंदर में 60 लाख हैं। कोई तुलना है? हिंदी एकमात्र एक ऐसी भाषा है कि जैसी लिखी जाती है वैसी ही बोली जाती है। अंग्रेजी के अंदर में आप भी जानती हैं, सारी दुनिया जानती है, जैसा लिखते हैं जो स्पेलिंग है उसके आधार पर बोला नहीं जाता। जैसे साधारण उदाहरण बच्चों को दिया जाता है, BUT बट, PUT पुट, क्या अर्थ हुआ? मात्रा का अंतर हो गया, शब्द वही हैं, अक्षर वही हैं। उसके अंदर में कुछ साइलेंट है, कुछ दूसरा बोला जाता है। तो अंग्रेजी के अंदर में तो इतनी सारी भ्रांतियां हैं कि लोगों को बताना पड़ता है कि ऐसे बोलना है। हिंदी तो एकमात्र ऐसी भाषा है। फिर लोग ये कहते हैं कि ये दुनिया के अंदर में हिंदी का प्रयोग लोग कम करते हैं, अंग्रेजी का ज़्यादा करते हैं।
मैं उसके बारे में भी एक छोटा सा आंकड़ा आपको देना चाहता हूँ। अंग्रेजी को बोलने वाले आज तक का जो हमारा सर्वे हुआ है, लगभग 50 करोड़ लोग हैं दुनिया के अंदर, और हिंदी बोलने वाले भारतवर्ष के अंदर ही, और कुछ जो भारतवासी बाहर रहते हैं, यही संख्या 60 करोड़ की है। तो ये बार बार ये भ्रांति कि भाई अंग्रेजी जो है ये हिंदी से कोई बहुत श्रेष्ठ भाषा है, मुझको तो कोई श्रेष्ठता नहीं लगती। हाँ, ये ज़रूर लगता है कि जिन लोगों के अंदर में देश के लिए स्वाभिमान नहीं है, जिनके अंदर में अपने देश की संस्कृति के प्रति अभिमान नहीं है, वो इसको एक अपने स्टेटस का सिंबल बना के इस अंग्रेजी के अंदर में पढ़ना बोलना जो है वो एक बड़ा गर्व का अनुभव करते हैं। मुझे रामधारी सिंह दिनकर एक बहुत प्रतिष्ठित राष्ट्रीय कवि हुए हैं, उनकी 2 पंक्ति याद आती हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा है, जिसको न निज भाषा एवं देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। क्या इससे ज़्यादा कोई व्यथा और पीड़ा कोई व्यक्ति व्यक्त कर सकता है? रामधारी सिंह दिनकर ने एक प्रकार से बिल्कुल नीर और क्षीर के विवेक के आधार पर स्पष्ट कर दिया। आप संसार की सब महिलाओं का सम्मान करते हैं तो शिष्टाचार के अंतर्गत आता है, लेकिन अगर आज अपनी ही जन्म देने वाली माता का अपमान करते हैं तो ये तो भ्रष्टाचार है। आप महिलाओं का सम्मान करने का एक दिखावा कर रहे हैं और अपनी माँ का उसका अपमान कर रहे हैं। तो एक प्रकार से हिंदी भाषा के अंदर में बोलना, लज्जा का अनुभव करना, ये बहुत बड़ा दास्ता का चिन्ह है। आज स्थिति क्या हो गई है, हिंदी और अंग्रेजी के अगर थोड़े से कर्तृत्व को व्यवहार की दृष्टि से देखें, अंग्रेजी एक ऐसी भाषा हो गई है हमारे देश के अंदर में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम बोलते हैं कि स्वतंत्रता के बाद अब ये 70 या 75 वर्ष हो गए हैं, मालूम नहीं कैसी संस्कृति हमारे यहाँ विकृति के रूप में विकसित हुई है कि अंग्रेजी में बोलना एक शान की बात हो गई। हर व्यक्ति ये समझने के प्रयास करता है कि पढ़ा लिखा है तो उसका क्या प्रमाण है, वो अंग्रेजी बोल सकता है। सामान्यतः बहुत लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी के कुछ ही शब्द बोल सकते हैं। अगर उनसे अंग्रेजी बोलने और लिखने का आप उसका व्याकरण के आधार पर कहें तो आधे से ज़्यादा लोग गलत बोलते हैं। लेकिन जितने भी लोग बोलते हैं वो किस उसमें बोलते हैं कि वो उसको एक प्रतिष्ठा का चिन्ह मानते हैं। इसका दुष्परिणाम क्या होता है? हिंदी भाषा सारे देश को जोड़ती है और अंग्रेजी भाषा बांटती है। किस प्रकार बांटती है कि जो अंग्रेजी पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने को ये बताने की कोशिश करता है, उसको ये कहते हैं ये इलीट है, अभिजात्य वर्ग है। जो अंग्रेजी नहीं जानता वो क्या है, सामान्य वर्ग है। इसका मतलब ये हुआ एक क्लासेस हो गई, एक मासेस हो गई। ये जो क्लासेस और मासेस का वर्गीकरण कौन करता है? अंग्रेजी करती है। और जब हिंदी बोलते हैं तो हर व्यक्ति एक समान होता है। तो जो देश की एकता का चिन्ह हो सकता है हिंदी, उसके अंदर ना बोलना, मुझको तो लगता है कि ये इतनी लज्जा की बात है। और आज जब हिंदी दिवस मना रहे हैं, ये कोई हमारे लिए कोई औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। मैं इसके अंदर कुछ थोड़े से सुझाव भी देना चाहता हूँ। यदि आपका समय अनुमति देता है तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि हिंदी के विकास के लिए देश को और जन सामान्य को क्या करना चाहिए। जी बिल्कुल, ये ज़रूरी है जानना, क्योंकि एक धारणा ये भी है रविदेव जी की ये जो हिंदी है, ये भाषा जो है जेब की भाषा नहीं है, ये रोज़गार की भाषा नहीं है। ये भी एक धारणा एक बनी हुई है। ये बहुत ज़रूरी है कि भविष्य में आगे हमारा जो है वो पीढ़ी आगे बढ़े और एक ये रोज़गार भी उपलब्ध कराए और एक और अलग एक मापदंड के साथ सामने आए। तो उसके लिए ज़रूरी है, आप ज़रूर बताएं कि हमें क्या कदम ऐसे उठाने चाहिए कि जो ये जो हमारी प्राचीन सभ्यता से लेकर आधुनिक विकास हो रहा है, इसके बीच एक हिंदी एक सेतु बन सके। देखिए, आपने बहुत ही गंभीर प्रश्न को उठाया है। मैं इसके लिए आपको साधुवाद देता हूँ। आज हमारे देश के अंदर, देश के सारे विश्व के अंदर सारी शिक्षा रोजगार परक हो गई है। हर व्यक्ति केवल वो विषय पढ़ने का प्रयास करता है जिसके अंदर अधिक से अधिक उसको वेतन मिल सकता हो, अधिक से अधिक आजीविका के उसको अवसर मिल सकते हो। तो जब आजीविका के साथ हमने विषयों को जोड़ दिया तो स्वाभाविक रूप से देश के अंदर एक ऐसा कृत्रिम वातावरण हमारी इन सरकारों ने जो अब तक रही हैं बनाया हुआ है कि केवल अंग्रेजी जानने वालों को नौकरी के अंदर में वरीयता मिलती है।
तो क्या हो गया, हर माता पिता को ये लगता है कि मेरा बच्चा अगर इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है तो वो इस रोजगार की रेस में पिछड़ जाएगा। उसके कारण क्या होता है कि हर व्यक्ति अपने बच्चे को इंग्लिश स्पीकिंग देखना चाहता है। इंग्लिश स्पीकिंग देखने के लिए अगर वास्तव में देखा जाए, मैं कई बार स्कूलों में गया हूँ जो पब्लिक स्कूल्स हमारे कहलाते हैं, आपके भी अनुभव में आया होगा, हो सकता है आपका भी बच्चा किसी इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल में पढ़ता हो। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे ही बच्चा विद्यालय में जाता है उसके कुछ वर्ष तो इतना भयंकर उस बच्चे पे अत्याचार होता है कि उसकी जो शिक्षिका है वो उससे अंग्रेजी में बात करती होती है। बच्चे की स्वाभाविक वो मातृभाषा नहीं है, वो बिल्कुल एक गूंगा और बहरे के सामने उसके सामने जो है व्यवहार करता है। धीरे धीरे उसके ऊपर में जो अत्याचार हो रहा है वो फिर उस इंग्लिश को बोलने का प्रयास करता है। क्या हम ये नहीं समझते कि बच्चों का बचपन हम छीन लेते हैं? दुनिया के किसी देश के अंदर इस प्रकार का उदाहरण नहीं है। कहाँ उदाहरण है जिसका हमने बताया कि जो देश अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं उस गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं आने के कारण आज हम लोगों ने रोजगार को अंग्रेजी के साथ जोड़ दिया। इसका भयंकर हमको एक प्रमाण क्या दिखता है, हमारे यहाँ जितने न्यायालय हैं उसके अंदर में विशेष करके जो उच्चतम न्यायालय है, आज भी देश की स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद उच्चतम न्यायालय की भाषा एकमात्र अंग्रेजी है। वहाँ कोई भी व्यक्ति हिंदी के अंदर में अपने वाद को लड़ ही नहीं सकता। इससे बड़ा गुलामी का चिन्ह और क्या हो सकता है? तो परिणाम क्या हुआ, हर व्यक्ति को जिसको अधिवक्ता बनना है उसको अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य हो गया। तो हम लोगों ने जानबूझ के इस अंग्रेजी के अनिवार्यता को बनाने के लिए इस अंग्रेजी को रोजगार के साथ जोड़ के इस देश के साथ में बहुत बड़ा एक षड्यंत्र करके अत्याचार किया। हमको क्या करना चाहिए, ये जीविका के साथ हिंदी को जोड़ना चाहिए। न्यायालयों की भाषा हिंदी होनी चाहिए, शिक्षण संस्थानों की हिंदी होनी चाहिए, और ये केवल जीविका नहीं, ये हमारे जीवन का एक प्रकार से एक अभिन्न अंग होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ी अजीब बीमारी है, शायद संभवतः आप भी हरप्रीत जी इससे ग्रस्त होंगी। हम लोग व्हाट्सएप पे जो मैसेज भेजते हैं, मैंने तो खूब देखा है, हिंदी में संदेश भेजते हैं लेकिन उसको रोमन स्क्रिप्ट में लिख के भेजते हैं। जी, होता है अक्सर ऐसे। ये रोमन स्क्रिप्ट कहाँ से डेवलप हुई? हमारे ही देश की एक बड़ी प्रख्यात महिला श्रीमती सोनिया गांधी जी, उन्होंने हिंदी सीखी नहीं पर हिंदी में उनको भाषण देना है, तो सबको मालूम है कि वो अपने व्याख्यान को रोमन स्क्रिप्ट में लिखवा के अपने सामने रखती हैं। सोनिया गांधी जी ने तो अपने लिए विवशता के कारण इस विषय को, इस शैली को अपनाया, लेकिन आज तो ये स्थिति है कि आपके जैसे जितने युवा इस देश के अंदर में हैं, मैं तो अपने व्हाट्सएप पे मैसेज आयों को देखता हूँ, वो सारे के सारे मैसेज होते हिंदी के हैं लेकिन वो इंग्लिश स्क्रिप्ट में लिखे होते हैं। इससे भयंकर और हमारी बताइए क्या गिरावट हो सकती है? तो मुझको ये लगता है कि इस प्रकार का ये जो व्यवहार है प्रतिष्ठा का प्रतीक, ये नहीं रहना चाहिए। आजीविका के साथ इसको जोड़ना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा जो अगर कोई भयंकर परिणाम हम देखते हैं, जितना हमारा ये बॉलीवुड है, ये सारे के सारे हिंदी में सारी फिल्में होती हैं, लेकिन अगर आप किसी भी एक बॉलीवुड के कलाकार को बुला के उसका इंटरव्यू लेना चाहें, उस साक्षात्कार में वो अंग्रेजी में बोलना पसंद करता है क्योंकि वो उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न मानता है। अरे तुम हिंदी का खाते हो और अंग्रेजी का गाते हो, ये क्या देशभक्ति है? एक प्रकार से ये तो देशद्रोह है। तो मुझको लगता है कि जितने लोग ये उधार की ज़िंदगी जी रहे हैं, आज भी अगर एक और वो सर्वे किया जाए, ये लोगों ने किया है कि देश के अंदर में जितने भी अखबार निकलते हैं उन अखबारों में सबसे ज़्यादा जो रैंकिंग है वो हिंदी के अखबारों की है। समाचार पत्रों ने जो हिंदी के हैं उनकी भाषा ज़रा पढ़ के देखिए, उन्होंने तो एक प्रकार से हिंदी की शव यात्रा ही निकाल दी है। जी, हिंदी का एक भी वाक्य पूरा नहीं लिखते हैं जबकि वो हिंदी का अखबार है। ऐसे ऐसे लोग जब इस प्रकार से अपने नैतिकता को तार पे उठा के उधार की ज़िंदगी जी रहे, तो मुझको नहीं लगता कि हम ये वर्ष में एक बार हिंदी दिवस मना के क्या हासिल करना चाहते हैं। इस देश के अंदर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुगम और सुलभ बनाएं, यही हिंदी दिवस पर एक संकल्प हम लें, तब ये हिंदी दिवस को मनाने की सार्थकता होगी। और एक बात कह के अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहता हूँ, जैसे मछली के बच्चे को कोई तैरना नहीं सिखाता है जी, ऐसे इस देश के अंदर में जन्म लेने वाले किसी भी व्यक्ति को हिंदी सिखाने की आवश्यकता नहीं है, सीख के पैदा होता है। ये उसकी स्वाभाविक भाषा है।
जी रविदेव जी, मैं संक्षेप में ये ज़रूर जानना चाहूँगी, आप बताएं हमारे दर्शकों को कि इस वक्त जैसे हिंदू सुधार आंदोलन आर्य समाज की स्थापना की गई महर्षि की तरफ से, और उसके बाद हिंदी के लिए इतना सुधार करा, इतने लोगों ने अपनी आहुतियाँ तक दी, सुधार आंदोलन के लिए अपना योगदान दिया है। अब वर्तमान की बात करें तो कौन कौन से प्रकल्प के तहत जो है आर्य समाज कार्य कर रहा है हिंदी के विकास प्रचार के लिए? देखिए, आर्य समाज की इसके अंदर में भूमिका जिस प्रकार से स्वतंत्रता के पहले थी, आज स्वतंत्रता के बाद भी लगभग उसी प्रकार की भूमिका है। आर्य समाज का जितना भी साहित्य प्रकाशित होता है उसके अंदर कोई अपवाद स्वरूप ही कुछ इंग्लिश की भाषाएं इसलिए छापी, इंग्लिश भाषा में कुछ ग्रंथ छापे जाते हैं कि लोगों की आजकल बड़ी ये डिमांड हो गई है कि नई पीढ़ी हिंदी के अंदर में ना समझ पाती है, ना समझने की रुचि रखती है। गूगल की भाषा है वो अंग्रेजी की भाषा है, तो उसके अंदर में कुछ थोड़ा बहुत जो कुछ भी हमारी वैदिक मान्यताएं उनको अंग्रेजी के अंदर अनुवाद करके डाला जाता है। लेकिन मैं इतना ज़रूर विनय सभी लोगों से, अपने श्रोताओं से और दर्शकों से भी निवेदन करता हूं कि जब आप किसी भी विषय को पढ़ने के लिए अनुवाद पर आधारित होते हैं तो एक प्रकार से आपको एक झूठन मिलती है। अगर आपको वास्तविक वेदों का दर्शन करना है तो वेदों के दर्शन के लिए संस्कृत तो मूल भाषा है ही, लेकिन हिंदी के माध्यम से भी उसके जो भाष्य उपलब्ध हैं, इसलिए आर्य समाज ने भरसक प्रयास करके सारे जितने भी वैदिक वो हैं आर्ष ग्रंथ, उन सबको हिंदी के अंदर भाष्य करके जन जन तक उपलब्ध कराने का एक सबसे बड़ा प्रयास किया है। संभवतः अन्य किसी पंथ ने इतना करने का प्रयास नहीं किया। तो आर्य समाज ने केवल ये अनुमान लगाया है कि अगर हमको न्याय करना है अपने देश के साथ, अपने देशवासियों के साथ, अपनी ही वैदिक मान्यताओं को देशवासियों को तक पहुंचाना है, जैसे ऋषि दयानंद ने लिखा है आर्य समाज के नियम में, उन्होंने लिखा कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, उसको पढ़ना और पढ़ाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो कैसे निभेगा वो परम धर्म? हर व्यक्ति संस्कृत तो नहीं पढ़ेगा, लेकिन हिंदी के माध्यम से वेदों तक पहुंच सकता है। तो आर्य समाज निरंतर इस प्रयास के अंदर लगा हुआ है। और मैं एक बात आपको और बता दूं, आर्य समाज का प्रचार विश्व के जिन जिन देशों में और भी है, जिसके अंदर में फिजी है, गियाना है, टोबैगो है, मॉरिशस है, इस प्रकार के जो देश हैं, सूरीनाम है, ट्रिनिडाड है, इन सब जहाँ जहाँ आर्य समाज का प्रचार है वहाँ पे हिंदी भाषा का प्रचार है जी। और फिजी तो एक ऐसा देश है जिसने इसको राजभाषा बनाया हुआ है। नेपाल के अंदर लोग हिंदी बोलते हैं। तो विदेशों के अंदर में पर्याप्त ऐसे देश हैं जो मूल रूप से हिंदी भाषी हैं, और ये केवल इस कारण से कि आर्य समाज का प्रचार और प्रसार उन देशों में संभव हो पाया। जी बिल्कुल रविदेव जी, 6000 से ज़्यादा जो भाषाएं विश्व में बोली जाती हैं, उसमें अगर एशिया की बात करते हैं तो 2200 से ज़्यादा भाषाएं हैं, और इसमें हमारी सबसे प्यारी, सबसे न्यारी है हिंदी भाषा। ये हमें गौरव करना चाहिए। जैसा कि रविदेव जी ने भी कहा कि 14 सितंबर का दिन तो चलिए विशेष तौर पर याद दिलाता है, हमें अवसर देता है, हमें एक याद ये दिलाता है कि हमें गौरव, हमारा एक इतिहास जुड़ा है और इसे हमें आगे लेके जाना है और हिंदी को भूलना नहीं है। चाहे आप किसी भी देश में, किसी भी मुल्क में, किसी भी जगह पर जाएं, अपनी भाषा पर आपको हमेशा एक मान होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए, उसके सम्मान कभी नहीं खोना चाहिए। वैदिक धर्म की ओर अगर जाने की बात करते हैं तो अनेकता में एकता को पिरोने का सबसे सुंदर भाषा जो है, सबसे सरल भाषा जो है वो हिंदी ही है। ये भाव की भाषा है। हिंदी जो है वो हमारी एक एकता की भाषा है। कार्यक्रम में आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इतने सुंदर विचार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को भी और आपको भी हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भी सभी को प्रणाम निवेदित करता हूँ। धन्यवाद।